नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग एक छोटे से विषय पर चर्चा करके जो मुख्य विषय चीन से संबंधित है उस पर हम लोग आ जाएंगे। देखिए, इसमें ये भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम है भारतीय एकता, और वो भारतीय एकता के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल बार बार समझा रहा है कि ये एकता जो है एक मुस्त है, मानोलिथिक, मानोब्लॉक, एब्सोल्यूट, परम सूक्ष्म, जो भी एक ही है। मतलब कि अनेकता में एकता जैसी खुराफात की अवधारणा को सिरे से खारिज करते हुए, और वास्तव में खुराफात है भी, और उसका सारांश भी बताया गया कि ये इस तरह का विचार कि इस पावन भारत मिट्टी के जो भी संतान है सभी बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं है। यानी जिस वक्त ये आप महसूस करेंगे तो ये आप में सोचने की आदत जो है छूट जानी चाहिए कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है। और यदि आपने ऐसा सोचा तो इसका मतलब है कि आपने उन अमर शहीदों की भावना का अपमान किया। इसलिए बार बार सिखाया जा रहा है कि कोई भेद नहीं है। इसी भावना से इस बात को आगे ये प्रसारित करना है। कभी नहीं सोचना कि वो बंगाली है तो तमिल है तो मलयाली है, कुछ नहीं है। सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं। वो कोई भी भाषा बोलते हो वो भारतीय भाषा है, वो किसी भी भूभाग में रहते हो वो भारत के ही भूभाग में रहते हैं। कोई भी पंथ अपनाते हो तो वो पंथ जो है उस पंथ को पालने वाला उस पंथ को पालने वाला ये भारत की मिट्टी ही है। तो भारतीयता का महत्व जो है इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, बहुत पावन है। यही मूल भावना, यही मूल मंत्र हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है कि जितने भी ये अपने भारत के लोग हैं और या इस पावन भारत की मिट्टी की संतान सभी लोग बराबर हैं, कोई भेद करना ही नहीं। उनके साथ उठना बैठना जो भी है सब कुछ है। अलग अलग पंथों के अनुसार उनके जो रीति रिवाज है, शादी ब्याह है, वो अपना जो भी जिसको पसंद आता है वो कर सकता है। लेकिन उसका जो हमारे सामाजिक, जो भारत के सामाजिक जीवन से, जो भारत का जो समाज है और जो हमारा राष्ट्रीय जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत आस्था के अनुसार जो है वो परंपरा यदि वो निभाता है तो परंपरा का माने आस्था और आस्था से संबंधित परंपरा का भारतीय अवाम ताकत दल बराबर सम्मान करता है और बहुत इज्जत की निगाहों से देखता है। तो ये सारी बातें बताने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है उसके नेता तो
उसके नेता तो जो है इस भारतीय एकता का जो अभियान है, जो मुहिम है, इसका सामना करने का वो नैतिक बल और नैतिकता दोनों खो चुके हैं। सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो छुटभइयों को सिखा करके, पढ़ा करके और घिनौनी हरकत के लिए कि वो जो है हमको ढूंढें, मेरे दफ्तर को ढूंढें, तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें, इस तरह की बात। तो खैर जिस पदाधिकारी से बात की जाती है, वो बात करते हैं तो वो उनको भी समझाते हैं कि भाई आखिर आप विरोध किस बात का कर रहे हैं। जिन बातों के लिए आप कहा करते थे उसी बात को तो ये भारतीय जनता दल शुद्ध रूप से चला रहा है। तो फिर यानी किस बात का विरोध। तो बात करते करते भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी द्वारा जो बात के माध्यम से जो बात सामने आई है, हालांकि वो जो बताया है भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को कितना सत्य है कितना असत्य है, ये बात की बात है। लेकिन यदि उसमें कुछ तथ्य है तो उस पर गौर करने की जरूरत है। वो इसकी मिसाल ऐसे दी जा रही है कि वो भारतीय जनता ताकत दल का पदाधिकारी ने कहा कि मान लीजिए कि ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसमें कि सिर्फ भारतीय जनता ताकत दल है और कोई भी पार्टी नहीं है, न तो जीएनपीसी है, न तो बीजेपी है, न तो कोई है और जो छोटे जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो यदि वो पार्टियां हैं तो क्या तब भी जो है आप जो है भारतीय जनता ताकत दल को वोट नहीं करेंगे। तो कहता है कि हम जो है भारतीय जनता ताकत दल को वोट कर ही नहीं सकते, हम जो है वो नोटा दबाएंगे। तो वो कारण पूछा कि भाई कि इतनी बड़ी वो नफरत क्यों, जबकि लगभग ये सारी बातें वही लेके चल रहा है भारतीय जनता ताकत दल, जिनका मुखौटा लेकर के, जिनकी वकालत लेकर, जिनका झंडा लेकर वो चल रहे थे। तो तब उसके मन की बात को बताया कि ये भारतीय जनता ताकत दल हमारा मैंने 100 साल का, 100 साल का जो सपना है हिंदू राष्ट्र का, ये भारतीय जनता ताकत दल तोड़ देगा। देखिए उसके संबंध में अब कितने लोग इस तरह के विचारों को पाले हुए हैं और इस तरह के भ्रम को पाले हुए हैं। ऐसे लोगों से भी भारतीय जनता ताकत दल ये कहना चाहता है कि हिंदू सनातन आस्था हो, इस्लाम आस्था हो, ईसाई आस्था हो, सिख आस्था हो, इसी तरह की और भी आस्थाएं, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए या गांठ बांध लीजिए। ये तभी महफूज रह सकती हैं जबकि भारत राष्ट्र महफूज रहेगा। किसी पंथ के आधार पर यह देश को चलाने की कोशिश कोई न करे। पंथ के आधार पर कम से कम शायद 53 देश है, इस्लामिक स्टेट हैं, उनकी हालत आप देख लीजिए। उनसे ये भारत जो है बहुत आगे है। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदू कि जो है वो हिंदू राष्ट्र, वो हिंदुत्व के बल पर यह राष्ट्र चलेगा, इस्लाम के बल पर यह राष्ट्र चलेगा, सिख धर्म या खालिस्तानी विचारों से यह राष्ट्र चलेगा, ईसाई और ईसाईपन से यह राष्ट्र चलेगा। इसको निकाल दीजिए। भारत राष्ट्र यदि मजबूत रहेगा, महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो शुद्ध रूप से जो हिंदू सनातन पंथ है वो भी महफूज और सुरक्षित रहेगा। शुद्ध रूप से जो इस्लाम पंथ है वो भी महफूज और सुरक्षित रहेगा। शुद्ध रूप से जो सिख पंथ है वो भी महफूज और सुरक्षित रहेगा। शुद्ध रूप से ईसाई पंथ है वो भी महफूज और सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार और भी पंथ जो है महफूज और सुरक्षित रहेंगे। देखिए शुद्ध वाली बात इसलिए कही जा रही है कि अभी भी कई कुरीतियाँ हैं
हिंदू सनातन में भी वो कई कुरीतियाँ थी। बाल विवाह था, और ये आपका सती प्रथा थी, दहेज वाली बात थी, और भी चीज़ें हैं। उसी प्रकार इस्लाम पंथ में भी कई कुरीतियाँ हैं, ये आत्ममंथन करके, जैसे ये हलाला, वैसे धर्म के विषय में भारतीय जनता दल नहीं कर ले, लेकिन जब यदि वो अमानवीय है तो कट्टरपंथियों के जकड़ से बाहर करके, यदि वो चीज़ अमानवीय है तो उसको बाहर करिए। और इस प्रकार से सारी, जैसे कहा कि भाई कि शुद्ध रूप से, मतलब ये मतलब कि सारी कुरीतियों को दूर करके जो उसके पाक विचार हैं, और जो ईश्वर या खुदा या गॉड या वाहे गुरु के पास पहुंचने के जो रास्ते हैं, वो जो विचार है वो सुरक्षित रहेगा। और ऐसा नहीं है, मतलब इस्लाम पंथ की ही ले लीजिए, तो उसमें से जो ये हमारे सूफी संतों ने जो रास्ता दिखाया, देखिए अब सूफी संतों ने जो अपना विचार रखा, उसके दूसरे पंथ वाले भी बड़ी वो इज्जत करते हैं, उनकी बाज़ारों पर जाते हैं, और बाज़ारों में जाते हैं तो उसी श्रद्धा से जाते हैं। तो शुद्ध रूप से कहने का तात्पर्य था कि जितने भी ये आपके पंथ हैं, उनमें जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने कुप्रथाएँ हैं, उससे मुक्त हो करके, और कौन कुरीतियाँ, कौन कुप्रथाएँ हैं, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और ख़ास करके हर एक पंथ में जो ठेकेदारी की प्रथा है, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं धर्म गुरु के नाम पर, वो भी एक बहुत बड़ा रोग है। तो उससे भी उस पंथ को आज़ाद करा लें, तो ये सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यह कोई कहे कि ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इस्लाम राष्ट्र बन के रहेगा, खालिस्तान राष्ट्र बन के रहेगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। पंथ सुरक्षित रहेगा कब? जब भारत राष्ट्र सुरक्षित है। तो इसलिए कृपा करके सब लोग जो है भारत राष्ट्र को मजबूत करने में अपना दिमाग लगाएं, और उधर ऊर्जा और ताकत लगाएं। अब चीन के संबंध में सन 80 के दशक में एक एन जियाओ पेंग करके कोई राष्ट्रपति था सन 80 के दशक में, और उसने आर्थिक सुधार इत्यादि के माध्यम से इस तरह से चीन को ले चला कि आज चीन जो है आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, चीन की जो टेक्नोलॉजी है, खास करके कनेक्टिविटी के मामले में, रोड, रेल कनेक्टिविटी, रेल बनाना, और जो पुल और दुर्गम पहाड़ों के बीच में सुरंग काट करके पुल बना करके, समुद्र में भी पुल जो है सैकड़ों मील के पुल, और एक से एक खूबसूरत जो है जो कनेक्टिविटी होते, कनेक्टिविटी कर लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कर लीजिए, या आधारभूत सुविधाएं कर लीजिए, जो भी आप कर सकें, उसने जाल बिछा दिया और विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया। विदेशी कंपनियां यही खोजते हैं कि कितने बढ़िया आपकी जो है वो कनेक्टिविटी है, और वो धीरे धीरे आर्थिक महाशक्ति भी बना, आर्थिक महाशक्ति से सैन्य महाशक्ति बना, और वो अब दादा भी हो गया। और अब जो है काफ़ी जो है, अब जो कोरोना मोरोना के जरिए सबको मैंने कमज़ोर करके जो है वो सबसे बड़ी ताकत बनने की वो सोच रहा है। तो वहाँ वही दूसरी ओर 70 सालों तक ये जेएनपीसी ने इस देश को सिर्फ लूटा है, और लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया है, और हमारी गरीब जनता को गरीबी रखा है। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल अपने में किया कि चीन का सामान सस्ता है, एक तो ये इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता का भाव चीन की अपेक्षा। और दूसरा जो इसने खतरनाक खेल खेला है जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार, देखिए जेएनपीसी के विषय में कई बातें बताई गई हैं। वह इस देश का कोई भी ठंडे मन से और थोड़ा मूल परिस्थिति से अध्ययन करेगा तो इस देश की सबसे खतरनाक वो है संगठन है। तो चीन के ही संबंध में ले लीजिए, चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन हैं, ये चीन से हमेशा नेहरू ने, मतलब कि नेहरू प्रधानमंत्री भारत का ही प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के ही खिलाफ और दुश्मन चीन के पक्ष में उसने गद्दारियों की उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। उसी गद्दार नेहरू ने इस चीन को तिब्बत दिया, युद्ध के बहाने उसने 44,000 वर्ग मील यानी अक्साई चीन सहित वर्ग मील और दिया। 2 द्वीप, 2 आइलैंड जो हिंद महासागर या बंगाल खाड़ी में वो भी थमा दिया बर्मा को, बर्मा से चीन ने ले लिया। और वो द्वीप पर जो है जो इसका चीन का जो नौसैनिक अड्डा है वो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए वो गले की हड्डी बन गया है। तो इस तरह से जो बार बार ये भारतीय जनता दल कहता है कि नेहरू जैसा पूरे इतिहास में इस देश का कोई गद्दार आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये सवाल उठेगा तो लोग ये भी पूछेंगे कि उसको वोट कैसे मिलता रहा। तो ये सवाल इसका जवाब है कि यहाँ पर गद्दारों के प्रति भी कोई क्रोध नहीं होता है, एक मानसिकता विकसित है स्वार्थ के चलते। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाल के तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस कन्हैया कुमार गिरोह के साथ जो केजरीवाल खड़ा हुआ, तो क्या दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाते समय ये सोचा कि ये वही केजरीवाल है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और ये वही केजरीवाल है जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर बराबर सवाल उठाता रहा, आतंकवादियों की भाषा बोलता रहा। दिल्ली के लोग या दिल्ली के आदरणीय मतदातागण ने विचार किया कि हम उस केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो इतना घोर गद्दार है। तो इसी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इतने घोर गद्दार को और जिसने देश को भी बांटा उसको वोट मिलता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब कुछ ऐसे ही है उसका, और उसका भी निवारण करना है। तो बात वही आ रही थी। और उसने जब तक वो प्रधानमंत्री रहा तब तक जो है रक्षा तैयारी के नाम पर एक सुई भी नहीं बनने दिया उसने, इस गद्दार नेहरू ने। और हिंदी और चाउ आयन लाई को बुला करके भारत में हिंदी चीनी भाई का एक धोखेबाजी वाला माहौल खड़ा किया। और उस माहौल के तहत जो है इसने ये चीन से मिल करके अपने देश भारत के खिलाफ विश्वासघात करवाया इस गद्दार नेहरू ने। और भारत की पीठ में छुरा भोंकवाया चीन के द्वारा। ये गद्दार नेहरू जो है चीन के द्वारा भारत की पीठ में इसने छुरा भोंकवाया। तो और भी सारी चीज़ें, इससे बड़ा कोई गद्दार वो मिलेगा नहीं। और इसके बाद ये जेएनपीसी वाले कितने दुष्ट हैं, बराबर चीन से डरवाते रहे। चीन ताकतवर, ताकतवर, उसी मानसिकता से ये चीन को डील करते रहे। और चीन की सीमा पर इन्होंने ढेले भर का काम नहीं किया, मतलब कि लगभग वही स्थिति बनाई रही जो नेहरू ने सन 27 से लेकर सन 62 तक बनाई थी कि
ये मैंने एक सुई भी नहीं बनने दिया अपनी सेनाओं के लिए। तो उसी प्रकार जो है सन 62 वाली स्थिति ये सब बना के रखे थे चीन के सामने कि चीन जब भी चाहे भारत में घुस जाए, भारत को नुकसान पहुंचा दे या ऑक्युपाई कर ले, दखल कर ले, कब्जा कर ले। तो वैसी स्थिति वही गद्दारी जेएनपीसी ने चीन की सीमा पर एक भी सड़क न बनाकर सिर्फ देश को लूटा। और वहीं पर जो है एन जियाओपिंग जो सन 80 के दशक में चीन का राष्ट्रपति था और अपनी कम से कम जो भी चीन हो अपने देश की जनता को उसने कम से कम मुल्क परिस्थिति सिखाया, राष्ट्रभक्ति सिखाया। और यहाँ इस जेएनपीसी ने इस देश को गद्दारी सिखाया कि जो गद्दार रहेगा इस देश का, जो तिकड़मी रहेगा, जो अपराधी रहेगा, जो माफिया वाला रहेगा, जो भ्रष्टाचारी रहेगा, जो बलात्कारी रहेगा, उसको इस समाज में तरजीह मिलेगी, उसका वो बोलबाला होगा। तो हर तरह से ये दुश्मन है जेएनपीसी। और अब देखिए, और इस जेएनपीसी यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में अपने तमाम डाउट्स को और स्टूजेज को तमाम भर दिया ब्यूरोक्रेसी में। कोई एक ताज़ा उदाहरण आपको बताया जा रहा है। अभी पता चला कि कोई इसका पैसा फंसाता राहुल का इंडोनेशिया में कुछ 68 करोड़ के आसपास। कोई रहा होगा उसका चमचा ब्यूरोक्रेट, वो छुड़ा लिया, मोदी जी को पता भी नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी तादाद है जो कि इसे गांधी नेहरू परिवार चल रहा है, चौकड़ी खानदान से कनेक्शन है उसका। और तो और बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व था, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली, ये नेहरू परिवार के परम रक्षक थे या हैं। कुछ तो यानी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए वो थे लग गया है। बताइए, जो जेएनपीसी इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है, उसके रक्षक हैं। तो इसलिए और सबसे बड़ा इसने नुकसान ये किया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इतनी अफवाहें भरा हुआ है इस जेएनपीसी के एजेंटों ने, और इतनी जो है अफवाह झूठ का नमूना तो आप देख ही ले होंगे, इसका भी नमूना देख ले होंगे। और अफवाह झूठ का ये नमूना देखना है तो चीन किस तरह से बोलता है, पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से बोलता है, पाकिस्तान के पत्रकार आकर के जब इस पैनल पर बैठते हैं तो किस तरह से झूठ बोलते हैं, वो नमूना आपने देख लिया होगा। उसी टक्कर का ये झूठ और अफवाह। और ये भी है कि उसका सबसे अधिक शिकार हमारा और ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। और ये बीमारी है, इस बीमारी को भी दूर करना है। भारतीय वाम ताकत दल ने भी इसका भी बीड़ा उठाया है कि झूठ और अफवाह का जो हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज है, जो सबसे बड़े अधिक शिकार होता है, उस शिकार के दलदल से भी या उस मानसिकता से भी जो है अपने इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को निकालना है झूठ और अफवाह के शिकार होने के दलदल से। किसी से आप बात करिए तो मतलब कि फट से जो है वो कोई भी बात आएगा, वो इतने जो पाप किया है इसने जेएनपीसी का वो पीछे रख देगा इस्लाम आस्था वाला अमूमन, फिर उसको सारा खोट दिखेगा बीजेपी को। क्यों? कि झूठ और अफवाह। और इस झूठ अफवाह
बाजार जो जो शिकायत होता ही है, इसका मुख्य कारण कौन है? वो दुष्ट जो आरएसएस ने जो हिंदू राष्ट्र की बात कही है, वो जो है झूठ और अफवाह फैलाने वालों का सबसे बड़ा अस्त्र हो गया। हिंदू राष्ट्र एक मिथ्या चीज़ है, न तो ये हिंदू राष्ट्र है और न उसके संबंधित तो कुछ है भी नहीं। हमारा ये वो भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है और भारत गणराज्य। ये हर एक जो है भारतवासी इसको जान ले, लेकिन तब भी वो झूठ बोलता है मोहन भागवत। और उस झूठ को ही ये सब जो है, जो जेएनपीसी के लोग और उस पर जो अपनी जो राजनीति चमकाने वाले असदुद्दीन गिरोह जैसे लोग, उसी झूठ का ही आधार बना करके पूरा जो है वही माहौल को खराब करते हैं। तो इसके पीछे भी आरएसएस ही है। और तो इसीलिए तो इस पर आ जा रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों समाज जो है, बाकी जो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, वो तो इस जेएनपीसी ने इसको दिया ही, इसे वोट लिया और सबसे अधिक अशिक्षित रखा, सबसे अधिक बेरोजगार रखा और सबसे ज़्यादा गरीब भी रखा और इनको अफवाह और झूठ का शिकार भी बनाया और जो है वो और वोट बैंक भी की तरफ इस्तेमाल किया। तब भी आज भी वैसे हमारे कुछ पदाधिकारी इस्लाम आस्था से हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब काफ़ी इसके पक्ष में आ गया। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। आज भी उनके दिलों में कुछ जरूर आए होंगे, हम मानता हूँ, लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद होगी उनके दिलों में आज भी ये जेएनपीसी बसती है। और उनके ही दिलों में नहीं, ये देखिए जातिवाद की बात भारतीय जनता दल नहीं करता है, लेकिन ये तीन जो हिस्सा है समाज का, पहला हिस्सा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों समाज, इसमें से एक काफ़ी हिस्सा जो है वो लाख बुराई देखता है जेएनपीसी की, तब भी उसको छाती से लगा रहता है। नंबर एक। फिर ये ब्राह्मणों का समाज समझता है कि इस देश का दुश्मन जेएनपीसी है, तब भी वो जो पहली पसंद उसकी जो है जेएनपीसी होती है और जेएनपीसी पतली होके तो वो बीजेपी को रुख करता है। और वही हाल है ठाकुरों का भी कि ये जो है पहली पसंद उनकी इसकी जेएनपीसी होती है और जेएनपीसी पतली हो गई तो बीजेपी को रुख करते हैं। ये बहुत और भी लोग हैं, दक्षिण के भी राज्य हैं, केरल वगैरह, केरल का तो हिसाब भी दूसरा है। तो आज भी जो है ये जो तबका है अभी भी जेएनपीसी को छाती से लगाए हुए है, लेकिन हाँ भारतीय जनता दल मुहिम चला रहा है और उनको भी समझाएगा और सबको इस मानसिक जो दलदल है, जंजाल है, उससे बाहर निकलेगा। तो अब लेकिन इतनी खतरनाक जेएनपीसी की ये मोदी जी रक्षा कर रहे हैं, उसके पापों को धुल रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। तो जितनी गद्दार जो है जेएनपीसी है, गद्दार को रक्षा करने वाला भी गद्दार ही होता है। डायरेक्ट गद्दार तो नहीं है मोदी जी, कि गद्दारों की रक्षा करने के कारण जो है मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। इसको ये इसलिए आपके सारे काम, ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया और काम नहीं कर रहे हैं, सारे काम जो है वो व्यर्थ दिखते हैं, वो किसी मतलब के नहीं दिखते। देश के दुश्मनों को पालना और फिर जो है विकास की बात करना, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।